साबिक सफ़ीर जमील अहमद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक इस्माइल हानिया की शहादत यकीनन हमास समेत पूरी उम्मत मुसलमान के लिए गमनाक खबर है। तेहरान में उनकी रहायशगाह पर होने वाले हमले को आप कैसे देखते हैं? जी, इस खित्ते में एक भूचाल लाने के मुतरादिफ हो सकता है और बड़ी कंफिडेंटली हो सकता है, इसलिए कि खित्ते में इस वक्त जो लावा पक रहा था वो आतिशफशा बन सकता है इसमें। और वो कैसे? सवाल ये पैदा होता है, जब मैं नुक्तों को इस वक्त जल्दी से कनेक्ट कर दूं ताकि आपके नाजरीन को आसानी हो जाए नुक्तों जी। को जहन में रखते हुए चीजों का असेस करने का। पहला नुक्ता ये है कि ताज़ा ताज़ा कर लेते हैं बात। ताज़ी ताज़ी बात यह है कि इस वक्त नेतन्याहू जो कल वापस आए हैं परसों वहां से अमेरिका से, उन्होंने अमेरिकन पार्लियामेंट में यानी कि अपर और लोअर हाउस में यानी कि कांग्रेस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के ज्वाइंट सेशन में कहा कि ईरान असल नेक्सस ऑफ वो है, इविल है, और वही अमेरिका का दुश्मन है और वही इजराइल का दुश्मन है। ये वहां अनाउंस करके आ गए। अब रहा सवाल कि उन्होंने 24 घंटे पहले एक और बहुत अहम शख्सियत को ईरान ने कत्ल किया, और वो हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ, उनका नाम है फाद शुक्री साहब, जिनको के उन्होंने ये उन शहीद किया उन्होंने। और उस लिहाज से अगर देखें तो इजराइल एक, अगर आप पिछले 8 सालों की बात करें तो शुरू से उसकी मंशा और अमेरिका को जोर देता रहा कि जी मुझे फुल फ्लैज्ड हमला करने दें और ईरान पर, ताकि ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स जहां बन रहे हैं उनको मैं न्यूट्रलाइज कर दूं। इजराइल ने बार बार कहा ये। अमेरिका और खित्ते के दूसरे ममालिक ने इस पे अपनी रिजर्वेशन जाहिर की। अब मैं जल्दी से आ जाता हूँ असैसिनेशन पर, कि इजराइल की हमेशा और बहुत ज्यादा कोशिश शामिल रही है कि किसी तरीके से वो ईरान को घसीट ले इस रीजनल वार में, यानी ईरान पर हमला करे और ईरान कूद पड़े पूरे तरीके से। और अमेरिका की हमेशा कोशिश हुई है कि फुल फ्लैज वार ना हो। और अमेरिका की क्यों कोशिश हुई है कि अमेरिकन इंटरेस्ट तमाम बेसेस कुवैत में है, उनके बहरीन में है, उनके हर जगह बेसेस बने हुए हैं। और दूसरा ये है कि वो नहीं, अमेरिका चाहता है कि पूरे ऑयल की सप्लाई से बंद हो जाए। अमेरिका नहीं चाहता है कि जो उसका इन्फ्लुएंस है गल्फ कंट्रीज पे वो बिल्कुल खत्म हो जाए और ईरान कूद पड़े इसमें। तो इस लिहाज से वो इजराइल को मना करता रहा है। अब ये जो हरकत हुई है जिसमें कि इजराइल ने क्लेम नहीं किया है अभी तक, लेकिन इसी तरीके से क्लेम नहीं किया है जिस तरह से गोलान हाइट पर जो 2 मिसाइल दागे गए थे और उस पर इल्जाम हिजबुल्लाह को लगा था और हिजबुल्लाह ने जिस पर क्लेम नहीं किया, तो उसी लिहाज से वो इसको क्लेम नहीं कर रहे हैं अभी इजराइल। और खामोश हमले से, एक बहुत बड़े हमले से मालूम होता है उन्होंने जवाब दे दिया, क्योंकि इजराइल ने अभी तक क्लेम नहीं किया। अब आ जाते हैं कि क्या ईरान के पास कोई चॉइस है कि वो इस पे जवाबी हमला न करे? जवाब मेरा तजिया ये है कि नहीं, ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है। एक आर्गुमेंट मैं ये सुन रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों से कि क्योंकि नया प्रेसिडेंट आया है और क्योंकि नए प्रेसिडेंट की कैबिनेट नहीं बनी है, लिहाजा फैसला साजी में दुश्वारी हो। उससे मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि ईरान में फैसला सुप्रीम लीडर का है, बाकी तमाम फैसले जो हैं बस वो कॉस्मेटिक है। तो लिहाजा सुप्रीम लीडर के पास कोई चॉइस नहीं है, वो इस मामले में बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। वो जवाब मेजर्ड होगा, कैलकुलेटेड होगा, जैसे पहले वाला जवाब था जब उनको सीरिया में उनके सफारत खाने पर यानी काउंसलेट पर हमला किया था। उसके जवाब में जो कई 100 मिसाइल दागे गए थे इजराइल पर, लेकिन अमेरिका से मशवरा करके, अमेरिका से डिप्लोमेटिक मशवरों को बात कि ठीक है हम उनके किसी सिविलियन टारगेट को नहीं करेंगे, बदला हमने लेना है। अब ईरान इसका बदला अपने मेहमान का, अपने सरकारी मेहमान के कत्ल का बदला किस तरह लेगा ईरान? ईरान के पास एक एक्सक्यूज हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो एक्सक्यूज बना सकता है वो कि वो अभी तक इजराइल ने क्लेम नहीं किया है। हो सकता है कि किसी इंटरनल एजेंट को हायर करके, हो सकता है कि इंटेलिजेंस मसाद की ने किसी और ने वो पेनिट्रेट जिस तरह पहले कर लिया एक दो, जिस तरह फखरी जो उनके फखरजादा साहब जो उनके न्यूक्लियर फादर ऑफ द न्यूक्लियर थे, एटम बम थे,
उनको जिस तरह असैसिनेट किया और अब ये खामोशी से ये किया, तो इससे महसूस होता है कि इसका शायद मेजर तो करना ही पड़ेगा इनको, मेजर तो इनको करना ही पड़ेगा अटैक। अब उस मेजर्ड अटैक करने के साथ जिस तरह तुर्किया के सदर ने, ये बहुत अहम बात मैं करने लगा हूँ, उन्होंने 29 तारीख को बयान दिया कि तुर्किया अपने ट्रुप्स को भेज सकता है, तुर्किया अपने ट्रुप्स को भेज सकता है वो अगर अगर उसको जरूरत पड़ी तो। इसका मतलब ये हुआ कि अब उर्दुगान के पास भी कोई चॉइस नहीं है, उसने भी अपना कोई ना कोई रिएक्शन डिप्लोमेटिक या किसी और, जिस तरह उन्होंने धमकी दी ईरान को 2 दिन पहले कि ईरान अपने ट्रुप्स को भेज सकता है, तो अभी इस खित्ते में इसका मतलब इससे ज्यादा हिद्दत पिछले 200 वर्षों में 500 वर्षों में नहीं देखी गई है। अब ये हिद्दत काफी बढ़ गई है। ये ऊंट किस करवट बदल बैठता है, यकीनन ये ऊंट जब बैठेगा तो उसमें काफी लोगों को लेकर बैठ जाएगा, महसूस होता है। लेकिन अभी अगले चंद घंटों में हमें इसकी हिद्दत और शिद्दत का मजीद पता पड़ जाएगा जब ईरान अपनी कुछ इस वाकयात के बारे में शहादत पेश करेगा। एहतमाल मेरा ये है और हम जैसे लोगों का ये है कि किसी इंटरनल एजेंट को हायर किया गया है और उसमें उसके जरिए कुछ हो सकता है ये कराया गया हो। तो ये इसको अभी देखते हैं। ये बॉटम्स अप प्रेशर जो बिल्ट हुआ है इलाके में, ये कई सरबराहों पर इतना वजन डालेगा कि जिस तरह के OIC के चार्टर में उसके पहले चैप्टर में ही फलस्तीन को रखा गया है और फलस्तीन के काज को रखा गया है। अब देखते हैं कि फलस्तीन के काज के सबसे बड़े बिल्कुल आपका पॉइंट आ चुका है। इस अहम वाक़े के हवाले से साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।